अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम तनवीर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर मैथ्स विद तनवीर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है लोगरिथम्स। अब ये टॉपिक और ये वर्ड आपके लिए बिल्कुल न्यू होगा, क्योंकि आपने आज से पहले ये वर्ड नहीं सुना होगा और ना ही आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे। तो ये बिल्कुल एक न्यू टॉपिक है, एक न्यू कॉन्सेप्ट है आपके लिए। लेकिन आई होप कि आपके लिए ये कॉन्सेप्ट्स मुश्किल नहीं रहेगा अगर आप ये वीडियो देखेंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो लोगरिथम टॉपिक जो है, लोगरिथम चैप्टर है, इसको हम डिटेल्स के साथ सॉल्व करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हमारी चैप्टर नंबर 2 की सीरीज स्टार्ट हो रही है आज से। तो हमारी आज की वीडियो में, इस वीडियो में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो है उसको डिस्कस करना है कि इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या होगा, और उसके बाद फिर हम देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन। अब ये जो साइंटिफिक नोटेशन टॉपिक है और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हमारे लोगरिथम चैप्टर की बेस है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अगर आप ये बेस या स्टार्टिंग पॉइंट इसको ही समझ नहीं सकेंगे, इसको ही अच्छी तरह से इस पर कमांड नहीं हासिल कर सकेंगे, तो फिर आपके लिए लोगरिथम को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे आपके लिए सजेशन ये है कि आप लोगरिथम सॉल्व करने से पहले आप साइंटिफिक नोटेशन को अच्छे से समझें, इसको देखें कि हम किस तरह से एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास 4 एग्जांपल्स होंगी, 1 से लेकर 4 तक, जो हमारी इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। और फाइनली हमारा टारगेट यही होगा कि हम एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट सॉल्व कर लें। अब ये एक्सरसाइज आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका जो सिलेबस होगा इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरा है समेटिव असेसमेंट। तो ये जो टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन, ये आपकी समेटिव असेसमेंट में है। इसका मतलब कि इसमें से एग्जाम्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। इसलिए मेरा आपको मशवरा है कि आप इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देखें, ताकि आपके जो भी डाउट्स हों साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएं। सो डियर स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी हर एक एक पॉइंट, एक एक बात को अच्छे से सुनें, उसको अंडरस्टैंड करें। क्योंकि देखें, यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कॉन्सेप्ट्स को शेयर करूंगा। अगर आप उन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, पिक करेंगे, तो फिर आपके लिए किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना मुश्किल नहीं रहेगा। तो यहाँ से अब हम इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में देखिए, हमारे पास बताया ये जा रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत क्यों पड़ती है हमें। देखा जाए ना कि नंबर तो हम सिंपल नंबर भी लिख सकते हैं, तो फिर साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को लिखना क्यों जरूरी है, क्या वजह है कि हमें इसकी जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक्सपोनेंट्स प्रोवाइड एन एफिशिएंट वे ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज एज वेल एज वेरी स्मॉल नंबर। देखिए, हमने पढ़ा था कि एक्सपोनेंट का मतलब ही ये होता है कि अगर कोई एक नंबर बार बार इटसेल्फ रिपीट हो रहा है, बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम उसको बार बार मल्टीप्लाई करके लिखने से बेहतर है कि हम उस नंबर को एक्सपोनेंट में लिख देते हैं। जैसे आपको पता होगा कि अगर 2 नंबर है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखें 2 नंबर वो 5 टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, बजाय कि इसको 5 टाइम्स बार बार लिखें, तो हम क्या करते हैं, हम 2 लिखते हैं और उसके ऊपर एक्सपोनेंट 5 यूज कर देते हैं। तो ये एक आसान तरीका हो जाता है, ये एक आसान मेथड है। इसी तरह से अगर कोई स्मॉल नंबर होगा, उसको भी बार बार लिखने से बेहतर है कि आप उसको एक्सपोनेंट में चेंज कर दें। अब ये कैसे नंबर होते हैं जो बहुत बड़े हो सकते हैं, या वो नंबर जो बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल बता दी गई है कि फॉर एग्जांपल अप्रोक्सीमेट मास ऑफ यूरेनस। अब यूरेनस जो है वो एक प्लैनेट है, और इस प्लैनेट का जो मास है वो बता दिया गया है, और वो हमारे पास है 87 ट्रिलियन ट्रिलियन केजी। अब आप नोट करें ये वर्ड, ये नंबर नोट करें, ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। 87 ट्रिलियन, फिर ट्रिलियन, फिर केजी, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है। अब इस नंबर को, इस वैल्यू को अगर आप लिखने लग जाएं, तो जब आप इसको लिखते हैं तो देखिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको 87 लिखना होगा, उसके साथ आपको 24 जीरोज लिखनी पड़ेगी। कितनी जीरोज? 24 जीरोज। अब जब आप ये नंबर लिखेंगे तो आपको पता है, मुझे भी पता है कि हमसे मिस्टेक हो सकती है। मिस्टेक कैसी होगी कि या तो हम जीरोज ज्यादा लिख सकते हैं या जीरोज कम लिख देंगे।
क्योंकि जीरोज बहुत ज्यादा हैं। तो जब इतनी ज्यादा जीरोज आ रही हैं, इतना ज्यादा बड़ा नंबर आ गया है, तो अब इसको लिखने में भी प्रॉब्लम हो रही है और इसको रीड करने में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसको रीड करना हमारे लिए आसान नहीं होगा और लिखना तो वैसे ही बहुत मुश्किल होगा। तो फिर अब हम क्या करें, अब हम इसको क्या करेंगे? तो देखें, जो नंबर इस तरह से लिखा जाता है जिसमें आपके पास जीरोज आती हैं और बहुत बड़ा नंबर होता है, जो इस तरह के नंबर हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, आपने जो अभी तक नंबर पढ़े हैं, वो सब के सब नंबर जो होते हैं इस तरह के स्टाइल्स को हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये जो नंबर है ये किस में लिखा हुआ है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका मतलब कि जितने भी नंबर आज तक आपने पढ़े हैं, जैसे 10,000, 20,000, 1 लाख, 20 लाख, ये जितने भी नंबर आज तक आपने रीड किए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। अब हमारा टारगेट स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर को लिखना नहीं है। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि हमारे पास अगर कोई नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकें। अब साइंटिफिक नोटेशन का वर्ड जैसे ही हमारे दिमाग में आता है तो याद रखिएगा कि फिर नंबर को हमने किस में लिखना है? एक्सपोनेंट्स में लिखना है। किस में लिखेंगे? एक्सपोनेंट्स में हम नंबर को लिखेंगे। लेकिन एक्सपोनेंट्स में भी अगर नंबर को लिखना है तो वो भी कैसे लिखना है? तो उसका कुछ तरीकाकार होगा, वो हम मेथड, वो तरीकाकार अब हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखें, वो कह रहे हैं कि विच इज नॉट यूजफुल फॉर सच अ लार्ज नंबर। वो कह रहे हैं कि अगर कोई नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसको लिखना वो हमारे लिए कोई इतना ज्यादा फायदेमंद नहीं होता। उसकी रीजन ये है कि सिंस मोर एरर्स में अकर वाइल राइटिंग और टेलिंग, कि हमें अब इतना बड़ा नंबर बोलेंगे, बताएंगे, तब भी प्रॉब्लम होगी, और जब हम इसको लिखेंगे तब भी एरर्स आएंगे। देयर इज अनदर मेथड ऑफ राइटिंग सच नंबर्स टू मेक देम हैंडी। तो वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह का बड़ा नंबर आ जाए तो फिर इस तरह के नंबर्स को लिखने के लिए अब हमारे पास एक और मेथड है, एक और तरीकाकार है, और वो तरीकाकार क्या है, वो मेथड क्या है? उसी मेथड को तो हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। दिस मेथड, अब उस मेथड के बारे में बात की जा रही है कि वो मेथड की डेफिनेशन क्या है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स इंटीग्रल एक्सपोनेंट। जी, इस मेथड में आपको एक्सपोनेंट मिलेंगे, और एक्सपोनेंट भी किस पर होगा? एक्सपोनेंट्स ऑफ 10। तो 10 नंबर होगा, उस 10 नंबर के ऊपर आपको एक्सपोनेंट नजर आएगा, एक्सपोनेंट मिलेगा। इन दिस मेथड द मास ऑफ यूरेनस इज। तो देखें, जो मास ऑफ यूरेनस था, जो बहुत बड़ा नंबर था, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखना चाहते हैं तो हम इस तरह से उसको लिख सकेंगे। तो ये देख सकते हो कि ये देखें, हमने उस नंबर को छोटा सा साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया है। अब देखें, ये इतने बड़े नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा गया है, ये मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा, तो फिर उसके बाद हम इस नंबर की तरफ आएंगे। अभी मैं अगर आपको डायरेक्ट बताता हूँ तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि अभी हमने एक एक पॉइंट को, एक एक स्टेप को समझना है। तो अभी मैं आपको साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखना सिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम इस नंबर को देखेंगे कि इसको कैसे लिखा गया था। तो दिस मेथड इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेथड, जिस मेथड के साथ इस नंबर को लिख दिया गया है, ये जो नंबर लिखा जा चुका है, दिस मेथड इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन की अगर हम बात करें तो साइंटिफिक नोटेशन में नंबर किस तरह का होता है, और अगर कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं। मैं आपको एक नंबर लिखकर बताता हूँ। ये देखें, लेट्स सपोज 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4। अब आप देखें, ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। अब इस नंबर के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट देखें आपके पास, वो कौन सा है? जो फर्स्ट पार्ट मुझे नजर आ रहा है वो पार्ट होगा, ये देखें, मल्टीप्लिकेशन के साइन से पहले वाला जो पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। अब इस फर्स्ट पार्ट के देखें कि नंबर है 3.7। अब बात याद रखनी है, एक बात वो क्या याद रखनी है कि ये जो नंबर होगा, ये हमें नंबर जो है वो हमेशा लेस देन होना चाहिए। किससे? 10 से। 10 से ये नंबर हमेशा लेस होना चाहिए। जो मल्टीप्लिकेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर है, वो 10 से हमेशा नंबर क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। ओके, इस नंबर को हम कह देते हैं दिस इज डी। और ये ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? 1 से। तो क्या 1 के इक्वल भी हो सकता है? बिल्कुल, 1 के इक्वल भी हो सकता है। तो ये इसकी रेंज बता दी गई है कि ये जो फर्स्ट नंबर होगा ये हमेशा 1 से इक्वल या 1 से बड़ा होगा, लेकिन 10 के इक्वल नहीं होगा, 10 से स्मॉल नंबर होगा। अब चलते हैं जी, इस तरफ आ रहे हैं, ये है सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में यहाँ पर ये जो बेस आपको नजर आ रही है ना, ये बेस हमेशा 10 ही होगी। ये 10 के अलावा कोई बेस आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, 10 बेस तो है, तो फिर ये एक्सपोनेंट का क्या करें? ये एक्सपोनेंट जो है ना, ये आपके पास हमेशा क्या होना चाहिए? ये आपके पास इंटीजर्स होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, क्या होना चाहिए? मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ? इंटीजर। अब जब मैं इंटीजर का वर्ड यूज करूंगा तो यहां से अब आपके माइंड में दो बातें आनी चाहिए। पहली बात क्या? कि ये जो एक्सपोनेंट है ये फ्रैक्शन नहीं होगी, नो फ्रैक्शन। यह बात याद रखिएगा, क्योंकि इंटीजर जो है वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता। तो फिर हमारा ये एक्सपोनेंट है, जो 10 के ऊपर एक्सपोनेंट है, ये भी कभी फ्रैक्शन नहीं होगी। फिर ये नंबर कभी भी डेसिमल में नहीं आएगा, ये बात भी याद रखनी है। तो जो आपका एक्सपोनेंट है
वो कभी भी डेसिमल में नहीं होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो इस तरह से जब नंबर आपको लिखा हुआ नजर आ रहे कहीं पर, तो समझ रहे हैं कि वो नंबर किस में है, वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? साइंटिफिक नोटेशन में। अब यहाँ पर देखें डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन आप रीड कर सकते हैं। अ नंबर सी, ये आप देख सकते हैं, नंबर सी इज इन द साइंटिफिक नोटेशन इफ इट इज रिटन एज सी। तो सी को अगर आप इस तरीके से लिख दें, ये मैं आपको भी लिखकर दे सकता हूं कि सी इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाय 10 रेज्ड टू पावर एन। अब ये जो एन है ये इंटीजर होना चाहिए, बेस हमेशा 10 होनी चाहिए, और ये जो डी है, इस डी की रेंज जो है वो ये वाली होनी चाहिए। ये देखें जी, ये मैंने रेंज आपको बता दी है। तो इस तरह से अगर आपको नंबर को लिखा नजर आए तो समझ रहे कि वो नंबर किससे से बिलोंग कर रहा है, वो साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखा जा चुका है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। हमारे पास अब नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखना हो तो कैसे लिखा जाता है। अब ये भी तो हमारे माइंड में सवाल आएगा ना कि अगर हमने कोई नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे जी। तो अब यहाँ पर देखें, एक एग्जांपल दी जा रही है, उसने बहुत सारे एग्जांपल दिए। देखें, ये एक साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखा हुआ है, एक ये नंबर भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, और एक ये नंबर भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। अब देखें, उसने पॉइंट्स बता दिए हैं कि अगर आपने साइंटिफिक नोटेशन में किसी को लिखना है तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको फॉलो करते जाना है। तो आपने इजीली जो है किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर पॉइंट्स को रीड करके नहीं दूंगा, मैं आपको डायरेक्ट एक एग्जांपल पर लेकर जाता हूँ, और उस एग्जांपल को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर होगा, उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं। अब मैं नंबर ले रहा हूँ, नंबर को नोट कीजिएगा जी। तो मैं नंबर ले रहा हूँ दिस वन, 3740 ओके जी। ये नंबर आपको नजर आ रहा है, ये कॉमन नोटेशन में, मैं चाहता हूं कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं। ओके, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहली बात ये है, आपने इसमें से देखना है कि डेसिमल पॉइंट कहां पर है। अगर आपके पास ये नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट ना लिखा हो, देखिए आपको नजर आ रहा है कि इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, नहीं है ना, नहीं नजर आ रहा आपको। तो ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट ना हो, तो याद रखें कि उसका डेसिमल पॉइंट हमेशा कहां पर होता है? एंड पर होता है। कहां पर होगा? सबसे एंड पर। ये अब डेसिमल पॉइंट है। अब आपने करना क्या है, अब आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है ना। आपने ये जो डेसिमल पॉइंट जो एंड पर था, इसको आपने लेकर जाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो आप नोट कर रहे होंगे, इस डेसिमल पॉइंट को आपने यहां से यहां लेकर आए, फिर यहां से यहां लेकर आए, फिर यहां लेकर आए, और फाइनली आप इसको यहां पर लेकर आ गए। तो मेरा पॉइंट जो है वो आ चुका है कहां पर? यहां पर आ चुका है, 3 के बाद। ओके डियर स्टूडेंट, 3 के बाद मेरा ये पॉइंट मुझे मिल चुका है। ओके, अब ये मैं जीरो नहीं लिख रहा, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद जीरो यहाँ पर लिखना है तो लिख लें, इसकी वर्थ कोई नहीं होती, इसकी वैल्यू नहीं। चलो लिख दिया हमने। पॉइंट मेरा देखिए पहले कहां पर था, उसको मैं लेकर आया हूं लेफ्ट साइड की तरफ। कहां पर लेकर आया हूं मैं? उसको पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आ रहा हूं। मैं लेफ्ट साइड की तरफ लेकर आया हूं। अब आपने चेक करना है कि कितने डिजिट्स उसको लेफ्ट साइड पर लेकर जाएंगे। ये देखिए, आपने पॉइंट लगा दिया, अब आपने लगाना है मल्टीप्लिकेशन का साइन और लिख देनी है 10। अब 10 के ऊपर एक्सपोनेंट जो होगा ना, उसका बड़ा कमाल है। अब वहां से गेम शुरू होती है असल का, एक्सपोनेंट कैसे लिखना है, एक्सपोनेंट क्या होगा और किस तरह का होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें, आपने जो पॉइंट था उसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आए हैं, और कितने डिजिट से लेकर आए हैं, ये देखें 1 2 3 4। आपने 4 डिजिट जो है वो डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पर लेकर आए हैं। पहली बात तो ये है कि 4 डिजिट्स लेकर आए हैं, पॉइंट्स को आपने 4 डिजिट्स पॉइंट्स को मूव करवाया है, तो इसके ऊपर एक्सपोनेंट क्या आएगा? 4 आ जाएगा। एक्सपोनेंट क्या आएगा डियर स्टूडेंट? 4 आएगा। अब ये पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव हुआ है, कितने, किस साइड की तरफ? लेफ्ट साइड की तरफ। तो इसके मतलब है कि यहाँ पर साइन जो आएगा वो क्या आएगा? +4 आएगा। तो अब आपको मेरे ख्याल में समझ आ चुकी है कि अब हमारे पास ये साइन का क्या चक्कर है, क्या सीन है। मैं आपको एक और एग्जांपल, चलें जी, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसी के साथ हम एक और एग्जांपल लेते हैं, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये +4 का क्या सीन है और -4 का क्या सीन है। ओके, अब एक मैं और एग्जांपल ले रहा हूँ, देखें डियर स्टूडेंट, नंबर ले रहा हूँ 0.00045 अब देखें, ये जो नंबर है ये भी कॉमन नोटेशन में, क्योंकि देखें इस नंबर में भी कोई भी एक्सपोनेंट आपको नहीं मिल रहा। अब ये कॉमन नोटेशन में नंबर है, आपने इसको चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए दोबारा देखिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरे पास डेसिमल यहां पर है, इस डेसिमल को मैंने कहां लेकर जाना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, 4 के बाद मैं लेकर जाना था। ऐसा हमेशा याद रखना, साइंटिफिक नोटेशन में जब भी नंबर को लिखना है तो जो आपका डेसिमल पॉइंट है वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। अब आप नोट करें तो आपने कितने डिजिट्स जो है वो इस पॉइंट को राइट साइड की तरफ लेकर गए हैं। मैं काउंट कर देता हूं, ये देखें 1 2 3 4। तो इसका मतलब है कि पॉइंट जो है वो अब मेरा 4 के बाद आएगा, 4.56।
मैंने 10 लिख दिया। अब देखिए इसके ऊपर पावर क्या आएगी, एक्सपोनेंट क्या आएगा। अब देखिए एक्सपोनेंट जो है वो कितने डिजिट्स मैंने इसको मूव करवाया डेसिमल पॉइंट को, मैंने इस डेसिमल पॉइंट को 4 डिजिट्स मूव करवाया तो एक्सपोनेंट 4 आ रहा है। लेकिन बात ये है कि इसके साथ साइन कौन सा होगा, इसके साथ साइन जो है अब पॉजिटिव नहीं आएगा, इसके साथ अब साइन आपको क्या मिलेगा, -4 साइन आपको मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये तरीकाकार होता है कि किसी नंबर को किसी कॉमन नोटेशन से डायरेक्ट साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना हो तो इस तरह से आप चेंज कर सकती हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि साइन पॉजिटिव लगाना है या साइन नेगेटिव लगाना है। तो उसके लिए अब मैं 2 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, सिर्फ 2 पॉइंट्स आपको लिख कर दूंगा डियर स्टूडेंट, वो आपने याद रखना है। अब देखिए पॉजिटिव साइन कब आएगा, पॉजिटिव साइन एक्सपोनेंट में पॉजिटिव साइन कब आता है या कब आएगा वो देखें। पॉजिटिव साइन कब आएगा, जब आप डेसिमल को किस तरफ मूव करवाएंगे, लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाएंगे। किस तरफ मूव करवाना है याद रखिएगा, जब आप मूव करवाएंगे डेसिमल को, मूव डेसिमल किस साइड में, लेफ्ट साइड में। किस साइड में, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में अगर आप डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएंगे तो एक्सपोनेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। तो एक्सपोनेंट नेगेटिव कब होगा, फिर एक्सपोनेंट आपका नेगेटिव कब होगा, वो उस वक्त होगा जब आप डेसिमल को मूव करवा रहे हैं, मूव डेसिमल टू राइट। तो अगर आप डेसिमल जो है उसको अगर आप राइट साइड की तरफ मूव करवाएंगे, किस साइड की तरफ, राइट साइड। तो ये एरो बल्कि मैं इस तरफ लगा देता हूं ताकि आपको ज्यादा, तो जब आप लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाएंगे, लेफ्ट साइड की तरफ, तो जो आपका एक्सपोनेंट है वो आपका पॉजिटिव आएगा। जब आप पॉइंट को या डेसिमल पॉइंट को राइट साइड की तरफ मूव करवाएंगे तो आपका डेसिमल जो एक्सपोनेंट है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये था तरीका कार डियर स्टूडेंट। आपके पास किसी भी जो है नॉर्मल यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर नंबर होगा तो उसको अगर आपने साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करना है तो इस तरह से आप उसको चेंज कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ चुकी है कि हम किस तरह से नंबर को चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ और एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ये देखें, ये पॉइंट जो है ना, ये आप अपनी बुक के ऊपर लिख लें, स्टिकी नोट्स के ऊपर लिख लें ताकि आपको याद रहे। ये मैंने जो दो लास्ट में 2 पॉइंट्स लिखवाए हैं, इनको आप किसी जगह पर लिख लें ताकि आपको याद रहे। अब मैं इसको रिमूव करके मैं डिफरेंट कुछ और एग्जांपल जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो एग्जांपल को सोल्व करते हैं तो देखते हैं कि हम किस तरह से नंबर को चेंज कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, मैं एक और नंबर लिखूंगा जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। किसमें होगा डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्यों ना हम एग्जाम्पल कर लें, चलिए मैं एक और सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ फिर हम इसकी तरफ चलते हैं। 5 4 6.89। अब आप नोट करें, क्या ये नंबर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है, नहीं है, क्योंकि इसमें 10 बेस भी नहीं मिल रही, आपको एक्सपोनेंट भी नहीं मिल रहा। अब मैं इस नंबर को चेंज करना चाहता हूं साइंटिफिक नोटेशन में। अब आप नोट करें, ये जो डेसिमल पॉइंट है ये इसको कहां पर होना चाहिए, इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं पॉइंट को 5 के बाद लगाऊंगा। अब आप नोट करें मैंने कितने डिजिट इसको मूव करवाया है, ये देखें 1 डिजिट और 2 डिजिट, मैंने 2 डिजिट इसको मूव करवाया है। तो डेसिमल अब हमारा 5 के बाद आएगा। ये देखें अब कितने डिजिट्स मूव करवाया है, 2 डिजिट, तो 10 के ऊपर पावर 2 आएगी। अब मुझे बताएं क्या ये पावर +2 होगी या -2 होगी। तो हमारा जो डेसिमल है वो कैसे मूव कर रहा है, वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है। किस साइड पर कर रहा है डियर स्टूडेंट, लेफ्ट साइड की तरफ कर रहा है। तो इसकी जो पावर होगी वो +2 आपको मिल जाएगी। तो ये देखिए ये आपका नंबर किस में चेंज हो चुका है, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो चुका है। इसी तरह यहाँ पर आप देख लें 0.003456। अब आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, नो प्रॉब्लम। ये डेसिमल पॉइंट जो है वो 3 के बाद होना चाहिए, तो मैं 3 के बाद डेसिमल पॉइंट लगाऊंगा। ये देखें कितने डिजिट्स मूव किया है, ये देखें 1 2 3 डिजिट्स मूव किया है। तो 10 के ऊपर पावर 3 आएगी। पावर पॉजिटिव 3 होगी या -3 होगी, तो -3 पावर आएगी। उसकी रीजन क्या है कि यहाँ पर हम डेसिमल जो है, डेसिमल नंबर है उसको हम किस साइड पर लेकर जा रहे हैं, राइट साइड की तरफ मूव करवा रहे हैं। तो ये आपके पास थी डेफिनेशन डियर स्टूडेंट। अब हम एग्जांपल जो है उनको सोल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं, कॉन्सेप्ट्स जो मैंने आपको डेफिनेशन बतानी थी साइंटिफिक नोटेशन की वो मैंने क्लियर करवा दिया। अब हम एग्जांपल 1 बाय 1 सोल्व करेंगे जो हमने हमारी वीडियो में सोल्व करनी थी। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास है। एग्जाम्पल नंबर 1 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। तो देखें ये स्टूडेंट, स्टेटमेंट को रीड करेंगे तो क्या मिल रहा है हमें आइडिया, कि वो कह रहे हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो क्वेश्चन में नंबर लिखे हुए हैं वो नंबर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, हमने उनको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 लाइट ईयर, तो ये आपको बता दिया गया है कि यानी कि मतलब ये है कि हमारे पास ये वैल्यू बता दी की है कि जो लाइट जो है वो 1 साल के अंदर जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करती है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास 1 लाइट ईयर वैल्यूज बता दी गई है। अब ये नंबर जो आप नोट करें तो ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है।
ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, ये सिंपल नोटेशन में है, लेकिन हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना है, चेंज करना है। तो बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। मैं इस नंबर को लिखूं तो यहाँ पर आप नोट करें, देखिए 5880, 5880। इसके बाद आप नोट करें तो यहाँ पर 9 जीरोस आपको मिलेगी, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब ये वो नंबर है, ये वैल्यू हमें बता दी गई है 1 लाइट ईयर वैल्यू। अब अगर आप नोट करें इस नंबर में डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है। अब डेसिमल पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जब किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट ना हो, गिवन ना हो, ना बताया गया हो, तो वो डेसिमल पॉइंट एंड पर होता है। यहाँ पर अब ये डेसिमल पॉइंट है, इस डेसिमल पॉइंट को अब हमने मूव करवाना है, और मूव करवा के कहाँ लेकर जाना है, 5 के बाद। अब इस डेसिमल पॉइंट को देखो एंड से हमने उठाया, उठाकर हम इसको 5 के बाद पुट करेंगे। ये देखें 5.88। ओके, अब मैं जीरोस नहीं लिखूंगा, जो राइट साइड पर जीरो थी वो मैं नहीं लिख रहा। ओके, फिर इसके बाद मैं लिखूंगा 10। अब आपने डिजिट्स काउंट करने हैं कि कितने डिजिट्स जो है वो पॉइंट जो है वो मूव कर रहा है, कितने डिजिट्स जो है, कितने डिजिट्स का जो डिस्टेंस है वो पॉइंट ने मूव किया है। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो यहाँ पर आप नोट करें तो 12 डिजिट्स जो है वो पॉइंट जो है उसने डिस्टेंस कवर किया है। अब हमारे पास एक्सपोनेंट 12 आ जाएगा। एक्सपोनेंट तो 12 मिल चुका है। अब क्या ये जो 12 है, क्या ये पॉजिटिव 12 है या नेगेटिव 12 है। तो ये देखिए हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है वो किस तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है। किस तरह साइड पर मूव कर रहा है डियर स्टूडेंट, लेफ्ट साइड पर मूव कर रहा है। तो एक्सपोनेंट जो है वो +12 आएगा। तो ये देखिए यही नंबर हमारा किस में लिखा जा चुका है, साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको लिख दिया है। तो इस तरह से देखिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में आप नोट करेंगे तो अगेन हमारे पास नंबर जो है किस में है, कॉमन नोटेशन में है। तो नंबर को देख सकते हैं, नंबर मैं आपके सामने लिख देता हूं, इसको मैं पहले रिमूव कर देता हूं ताकि हम दूसरा पार्ट जो है उसको सोल्व कर सकें। तो ये देखें डियर स्टूडेंट जी, तो नंबर हमारे पास सेकंड पार्ट में अगर नोट करें, मैं इसको हाईलाइट कर दूं तो ये देखें मास ऑफ द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट। मास ऑफ इंसेक्ट आपको गिवन है जो कि ग्राम में है, और ये भी नंबर जो है ये भी कॉमन नोटेशन में है। लेकिन नंबर कैसा नंबर है, ये नंबर है बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट नंबर। ये देखें 0.0 अगर आप काउंट करें तो मुझे जो जीरो नजर आ रही हैं वो मुझे नजर आ रही है 50। तो 0.0000 5 जीरो मिल चुकी हैं। और दिस इज 492 ग्राम। अब ये वो मैस ऑफ इंसेक्ट है जो कि स्मॉलेस्ट इंसेक्ट है, उसका मैस बता दिए गए। ऑब्वियसली ये नंबर साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसको हमने चेंज करना है किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको मैं मूव करवा कर लेकर जाऊंगा 4 के बाद। तो मैं जो डेसिमल पॉइंट आएगा वो 4 के बाद आएगा। ये देखें मल्टीप्लाई लगाएंगे, 10 लगाएंगे। अब हमने देख लिया डिजिट्स काउंट करने, कितने डिजिट्स मूव किया है। ये देखें 1 2 3 4 5 6। तो 6 डिजिट्स जो है वो हमारे पास डेसिमल मूव कर रहा है। अब मूव कहां पर कर रहा है, किस डायरेक्शन में कर रहा है। तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है उसने राइट साइड में, राइट हैंड साइड में, यानी कि राइट डायरेक्शन में मूव किया है। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर जो साइन आएगा वो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो देखें ये स्टूडेंट हमारे पास वही नंबर जो पहले कॉमन नोटेशन में था, अब वो चेंज होकर किस में चेंज हो चुका है, वो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है ना, वो नेक्स्ट एग्जांपल अब हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन का रिवर्स प्रोसेस है। अब रिवर्स प्रोसेस में जो होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, और साथ में एग्जांपल नंबर 2 है जिसको हम साथ में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन पहले रीड करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड नोटेशन, आज तक आपने जितने भी नंबर पढ़े हैं ना डियर स्टूडेंट्स, वो सारे स्टैंडर्ड नोटेशन में ही आपने पढ़े हैं। चाहे वो 10 लाख हो, 1000 हो, 50,000 हो, 20,000 हो, 7.967 हो, ये सारे नंबर स्टैंडर्ड नोटेशन में थे। द नंबर ऑलरेडी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन कैन बी कन्वर्टेड टू स्टैंडर्ड नोटेशन। तो देखें अब हम रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हैं। हमने पहले क्या किया है, नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में था, स्टैंडर्ड नोटेशन में था, उसको चेंज किया साइंटिफिक नोटेशन में। अब वो कह रहे हैं इस टॉपिक में कि अगर नंबर पहले से ही साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हो तो आप उसको फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। अब उसका प्रोसीजर क्या होगा वो भी जरा सुन लें, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है। तो उसके लिए हम एग्जांपल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 की स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, देखिए डिजिटल वो कह रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग्स इनटू स्टैंडर्ड नोटेशन। कहने का मतलब ये है कि अब आपके पास जो नंबर लिखे हुए होंगे वो अब आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखे हैं, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है।
स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का क्या तरीकाकार होता है, एग्जाम्पल में तो बहुत शॉर्टकट मेथड यूज किया गया है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे ना, तो मैं आपको प्रॉपर एक अच्छे तरीके से जो है किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना सिखाऊंगा। ओके डियर स्टूडेंट, चले जी, तो अब हम इसको भी चेंज कर लेते हैं। ये डायरेक्ट मेथड किया गया है, तो ये देखें 8.99 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर -5। ओके डियर स्टूडेंट, अब ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में नंबर था, इसको अब हमने चेंज करना है कॉमन नोटेशन में या नॉर्मल उसमें नॉर्मल सिचुएशन में। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ये देखें आपके पास ये, इसको मैं जिस मेथड से हमने क्वेश्चन सोल्व करने हैं ना एक्सरसाइज के, मैं उसी मेथड से आपको इसको सोल्व करके देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि ये जो नंबर है जिसका एक्सपोनेंट नेगेटिव में है, इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाएं, तो ये 10 रेज़्ड टू पावर 5 हो जाएगा। अब 10 रेज़्ड टू पावर 5 का मतलब पता है क्या होता है, 10 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 10 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर अब आप देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि 8.99 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये देखें 10 जो है इसको हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, कितने टाइम्स 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, तो इसका आंसर पता क्या आता है, 1 के साथ कितनी जीरोज आ जाएंगी, 5 जीरोज आ जाएंगी। इसका मतलब है कि 10 जितने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है 1 के साथ उतनी ही जीरोज आती हैं। तो इसका मतलब है कि 10 रेज़्ड टू पावर 5 का मतलब क्या होगा कि 1 के साथ कितनी जीरोज आ रही हैं डियर स्टूडेंट, 5 जीरोज आ रही हैं। अब देखें आपके पास ये जो नंबर है वो डिवाइड हो रहा है, 1 के साथ 5 जीरोज आ रही हैं और ये नंबर डिवाइड हो रहा है। अगर आपके पास ये वाला नंबर अगर डिवाइड हो रहा है, तो फिर आपने इस डेसिमल पॉइंट को किस तरफ मूव करवा देना है, लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवा देना है। किस साइड पर मूव करवाएंगे, लेफ्ट साइड की तरफ। कितने डिजिट्स, जितनी जीरोज होंगी, 1 2 3 4 5 जीरोज हैं, तो ये देखें 8 एक डिजिट तो पहले ही मौजूद था, 4 जीरोज इसकी बैक साइड पर और लगा दें, तो यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा और ये हमारे पास इस तरीके से देखिए कॉमन नोटेशन में चेंज हो चुका है। तो ये वो तरीकाकार है कि जब आपके पास नंबर साइंटिफिक नोटेशन में हो तो उसको आपने कॉमन नोटेशन में चेंज करना हो, तो इस तरह किया जाता है। ये आप इस तरह से इसको करेंगे। अब सेकंड एग्जांपल हम ऐसी लेंगे जिसमें एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं था। ये देखिए, ये जो हमने एग्जांपल ली थी इसमें एक्सपोनेंट जो था वो कैसा था, एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव एक्सपोनेंट है। ये आप नोट कर रहे हो, मैं सर्कल कर रहा हूँ। एक्सपोनेंट नेगेटिव था, तो इस तरह से जो है आपने उसको कॉमन नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन लूंगा जिसमें हमारे पास जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा, उसमें नेगेटिव पावर नहीं होगी, पॉजिटिव पावर होगी। अब वो कहां पर है, वो यहां पर लिखा हुआ, ये देखें 3.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 8। वो कह रहे हैं कि इस नंबर को भी आप चेंज कर दें किसमें, कॉमन नोटेशन में। अब देखें तो ये कैसे करेंगे, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 8। अब देखें इसको नीचे लेकर जाने की जरूरत नहीं है, उसकी रीजन ये है कि इसमें जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव पावर के साथ है, तो पॉजिटिव पावर के साथ है, इसको डिनोमिनेटर में नहीं लेकर जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, हम 3.5 लिख देंगे और साथ में 10 रेज़्ड टू पावर 8 का मतलब क्या है कि 10 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है कि 1 के साथ कितनी जीरोज होंगी, फिर 8 जीरोज आ जाएंगी। किसके साथ, 1 के साथ। तो ये आप देखें 5 0 6 7 और 8 जीरोज आ गई। अब देखिए पीछे वाली जब एग्जांपल थी उसमें हमारे पास ये इस तरह का नंबर जिसमें 1 के साथ जीरो थी वो डिवाइड हो रहा था, तो हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ लेकर गए थे। अब ये नंबर जिसके साथ 1 के साथ जीरोज आ रही हैं, ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब आपके पास ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो फिर अब हमने इस डेसिमल पॉइंट को राइट साइड की तरफ लेकर जाना है। किस साइड की तरफ डियर स्टूडेंट, राइट साइड की तरफ। कितने डिजिट्स, जितनी जीरोज हैं, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरोज हैं। तो अब हम इस डेसिमल पॉइंट को हम 8 डिजिट्स राइट साइड की तरफ लेकर जाएंगे। ये देखें 3 5, ये देखें एक डिजिट तो पहले ही था, तो अब हमें कितने और डिजिट्स चाहिए, हमें चाहिए, दोबारा से काउंट करें, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, एक डिजिट पहले है तो इसका मतलब है कि 7 जीरोज अब हम क्या करेंगे, और लगा देंगे। तो देखें तो ये हमारे पास 7 जीरो के बाद पॉइंट अब यहाँ पर आ चुका है जो कि हम नहीं लिखते, तो ये अब हमारा नंबर जो है वो किस में चेंज हो चुका है, कॉमन नोटेशन में चेंज हो गया है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट अगर आपके पास नंबर साइंटिफिक नोटेशन में होगा तो उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से देखें डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास यही 3.5 नंबर होता और इसके साथ अगर आपके पास 1 के साथ 3 जीरोज डिवाइड हो रही होती, तो अब देखें इस डेसिमल पॉइंट को आपने लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाना है। कितने डिजिट्स, 3 डिजिट्स। तो ये नंबर कैसे लिखा जाता, पॉइंट लगाते, 3 डिजिट्स, 3 तो पहले ही है तो साथ में कितनी जीरोज और लगानी पड़ती, 2 जीरोज और लगा देते, तो ये नंबर आपके पास कॉमन नोटेशन में चेंज हो जाता। तो इस तरह से देखिए डियर स्टूडेंट आपके एग्जांपल नंबर 2 भी सॉल्व हो चुकी है। अब हमारे पास 2 एग्जांपल आखिरी लास्ट एग्जांपल रह चुकी हैं, उसको सॉल्व करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे।
एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास है और ये एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम्पल है, प्रॉब्लम बेस्ड एग्जाम्पल है, जो हमारी डेली लाइफ या हमारी डेली लाइफ एप्लीकेशन से रिलेटेड ये एग्जाम्पल है, जिसमें हम साइंटिफिक नोटेशन कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो अब एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टेटमेंट रीड करें ना, तो यहाँ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है? द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ अदर देन सन इज अल्फा सेंचुरी। ये एक स्टार है जिसका नाम बताया गया है और ये हमारे पास क्लोजेस्ट स्टार है किसके? अर्थ के। और इसका जो डिस्टेंस है वो बता दिया गया है 4.35 लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ। तो इसका मतलब है कि अर्थ से लेकर इस स्टार तक का जो डिस्टेंस है वो है 4.35 लाइट ईयर्स। ओके, हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ इज अल्फा सेंचुरी। तो हमने बताना ये है कि अगर ये 4.35 लाइट ईयर्स इसका डिस्टेंस है अर्थ से, तो फिर ये लाइट ईयर्स की बजाय ये किलोमीटर में इसकी वैल्यू क्या होगी। बेसिकली हमने लाइट ईयर्स यूनिट को अब किलोमीटर यूनिट में चेंज करना है। अब आप नोट करें तो साथ में उसने ये भी बता दिया गया है कि 1 लाइट ईयर यानी कि 1 लाइट ईयर की जो किलोमीटर में वैल्यूज होगी वो दिस वन, ये आपके पास होगी 9460920 मिलियंस किलोमीटर। तो ये 1 लाइट ईयर जो है वो इतने किलोमीटर के इक्वल है। तो वो कह रहे हैं कि आप क्या करें, तो फिर आप ये जो डिस्टेंस है वो आप इसको किलोमीटर में चेंज करें 4.35 लाइट ईयर्स को, और आपने जो आंसर लिखना है वो साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? साइंटिफिक नोटेशन में। तो देखें ये स्टूडेंट, इसको सोल्व करना है बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हमें जो वैल्यू गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो 1 लाइट ईयर जो है उसकी वैल्यू हमें बता दी गई है और वो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, और वो हमारे पास है, मैं इसे नीचे लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट, और वो थी हमारे पास 9460920। अब मिलियन है तो मिलियन में आपको पता है कितनी जीरोज होती हैं, तो 1 के साथ उसमें जो जीरोज होती हैं वो 6 जीरोज होती हैं। तो इसका मतलब है कि हम 10⁻⁶ लिख देंगे और साथ में हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगा? किलोमीटर। तो ये 1 लाइट ईयर जो है उसकी वैल्यू हमें बता दी गई है। लेकिन मसला ये है कि हमारा जो डिस्टेंस है वो 1 लाइट ईयर नहीं है। वो कितने लाइट ईयर्स है? वो है 4.35 लाइट ईयर्स। 4.35 लाइट ईयर्स। इसका मतलब है कि 4.35 लाइट ईयर्स वो हमारे पास किसके इक्वल होंगे? तो फिर हम क्या करते हैं कि हम 4.35 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाइट ईयर्स की वैल्यू के साथ। वो कैसे? अगर आपके पास लेट्स सपोज देखें 1 बैग जो है उसकी वैल्यू अगर आपको पता है कि वो आपके पास 100 रुपीज है, लेट्स सपोज, तो मैं कहता हूं कि बताएं 4.35 बैग्स की वैल्यू क्या होगी या उसकी प्राइस क्या होगी। तो फिर आप 1 बैग की जो प्राइस होगी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हो किसको? जितने आपने बैग्स फाइंड करने, जितनी बैग्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी होती है। इसी तरह 1 लाइट ईयर की वैल्यू मुझे पता है, मैंने 1 लाइट ईयर की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, मैंने फाइंड करनी है 4.35 लाइट ईयर्स की वैल्यू। तो फिर मैं 4.35 को 1 लाइट ईयर जो है उसकी वैल्यू के साथ क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहां से अब आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, तो मेरे पास जो आंसर आ चुका है वो आ चुका है किसमें? किलोमीटर्स में। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी है। प्रॉब्लम क्या है कि ये हमारी जो वैल्यू है ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले यहां पर हमने करना है इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई। जब आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो बुक में आंसर आपको दे दिया गया है, आपको नजर भी आ रहा है, जो मैं उधर से देखकर आपके सामने लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास जो है वैल्यू वो हमारे पास क्या है जी डियर स्टूडेंट, तो वैल्यू हमारे पास गिवन है और वो हमारे पास वैल्यू क्या होगी? 411। आप कैलकुलेटर अगर आपके पास है आप कैलकुलेटर से ये वैल्यू फाइंड भी कर सकते हो। 55002 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ किलोमीटर। क्या ये नंबर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है। क्या आप इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कह सकते हैं कि ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है? बिल्कुल भी नहीं है। उसकी रीजन क्या है? अब देखें, साइंटिफिक नोटेशन में अगर कोई नंबर होगा ना, तो फिर ये वाला जो नंबर है ये हमारे पास क्या होना चाहिए? ये 10 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। हमने जब डेफिनेशन की तो हमने यही कहा था ना कि ये जो नंबर होता है, जो फर्स्ट पार्ट में नंबर होगा, ये वाला जो नंबर, ये इसकी वैल्यू 10 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये देखें, ये वैल्यू तो बहुत ज्यादा बड़ी आ चुकी है। अब इस वैल्यू को हमने चेंज करना है। चेंज करने का मतलब ये है कि अब हमने यहां से जो डेसिमल है इसको यहां से उठाकर हमने 4 के बाद लेकर आना है। तो जब मैं इस डेसिमल को 4 के बाद लिखूंगा, ये देखिए 4.11550002, तो मुझे बताएं, मैं 10 लिखूंगा, अब 10 के ऊपर एक्सपोनेंट फिर कितना आएगा? ये देखिए कितने डिजिट्स मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 डिजिट्स जो है वो हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं? लेफ्ट साइड की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो पावर जो है वो +7 आ जाएगी और 10⁻⁶ तो पहले ही हमारे पास था डियर स्टूडेंट। तो अब आप देखें तो फाइनली जो आपको आंसर मिल रहा है जो कि साइंटिफिक नोटेशन में है वो नंबर क्या होगा? वो होगा
55,002। अब डेटा देखें बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 10⁻13 किलोमीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर आपको मिल रहा है। तो इस तरह से देखिए आप क्या कर सकते हैं कि आपने क्या किया कि जो आपकी वैल्यू किस में थी, लाइट ईयर्स में थी, उसको पहले किलोमीटर में चेंज किया, फिर आपने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में भी चेंज कर दिया है। तो इस तरह से आपकी जो एग्जांपल नंबर 3 है वो तो सॉल्व हो चुकी है। अब हम सॉल्व करेंगे हमारी एग्जांपल नंबर 4, तो वो मैं इसी के साथ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसको सॉल्व करूंगा, ताकि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपके साथ क्लियर हो जाए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आपके पास एग्जांपल नंबर 4 जो है उसकी स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको नजर आ रही है। तो अब हम जरा इसको चेक करते हैं हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली दिस वन। जी, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमारे पास किस में गिवन है, साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज, और अच्छा जी डिस्टेंस भी बता दिया गया है, वो भी साइंटिफिक नोटेशन में है। ओके, इफ द सन इज सडनली टू बर्न आउट, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि सन जो है वो सडनली बर्न आउट होना शुरू हो जाए, जलना शुरू कर दे, हाउ लॉन्ग। अब हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है, टाइम फाइंड कर रहा है आपने, बेसिकली क्या फाइंड करना है इसमें, टाइम फाइंड करेंगे। वुड इट टेक फॉर अर्थ लिंक्स टू नो अबाउट इट, तो वो कह रहे हैं कि फिर कितना टाइम लगेगा अर्थ को ये जानने में, उसे पता चलने में कि जो अर्थ है वो बर्न आउट हो रहा है। राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड नोटेशन, और आपका जो फाइनल आंसर आए ना टाइम की वैल्यू वो किस में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड नोटेशन में होनी चाहिए। तो अब हमें जो वैल्यूज गिवन है पहले मैं वो वैल्यू लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बता दी गई थी 3 इंटू 10⁻5 किलोमीटर, 10⁻5 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, इसके साथ मुझे क्या बताया गया था, मुझे डिस्टेंस भी बता दिया गया था कि डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस वैल्यू जो है हम उसको भी लिख लेते हैं। तो डिस्टेंस वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻8 किलोमीटर। ओके, डिस्टेंस और स्पीड ये हमें गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है टाइम। टाइम आपने फाइंड करना है। तो देखिए ये स्टूडेंट, टाइम फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो टाइम का फॉर्मूला होगा, टाइम is equal to, yes, distance divided by speed, distance divided by speed। तो ये अब आपके पास फॉर्मूला है। अब जस्ट क्या करेंगे, अब आप वैल्यूज पुट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू पुट करूंगा 1.5 10⁻8 डिवाइडेड बाय, ये 5 जो है इसको हम ठीक करके लिख लेते हैं, यस 1.5 10⁻8, और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5। अब इसको सोल्व कैसे करना है, सोल्व करने के लिए आपने इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देना है। इन दोनों नंबर को जब आप डिवाइड करेंगे और इस वाले टर्म को आपने न्यूमरेटर में ले जाना है, बस यही काम आपने करना है जो आप इसका जिससे आपका आंसर मिल जाएगा। 1.5 को जब 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो जब मुझे रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 0.5। अब देखें ये 0.5 जो है ना, इनको डिवाइड करने से मिला है। और ये देखें 10⁻8 ये तो ऑलरेडी न्यूमरेटर में था, लेकिन ये जब नीचे वाले टर्म को भी ऊपर लेकर गए हैं तो इसका जो साइन है वो साइन क्या हो जाएगा, पावर एक्सपोनेंट जो साइन वो चेंज हो जाएगा, +5 से -5 हो जाएगा। तो अब आप देखें डियर स्टूडेंट, तो फाइनल जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। ओके, अब ये आंसर आ चुका है किसमें, साइंटिफिक नोटेशन। हमें आंसर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं चाहिए, हमें चाहिए किसमें, स्टैंडर्ड नोटेशन में। अब स्टैंडर्ड नोटेशन में इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करना नो प्रॉब्लम। ये देखिए 10⁻3, इसका क्या मतलब है कि 1 के साथ कितनी जीरोज आएंगी, 1 के साथ 3 जीरोज होंगी। 10⁻3 का मतलब क्या होता है कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 इटसेल्फ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका अगर आंसर फाइंड करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 1000। अब देखें डियर स्टूडेंट, 1000 0.5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो डेसिमल है, डेसिमल पॉइंट, ये अब आपके पास किस तरफ मूव करेगा, राइट साइड की तरफ मूव करेगा। कितने डिजिट, 3 डिजिट्स। अब एक डिजिट तो पहले लिखा हुआ है 5, 5 तो एक डिजिट तो पहले लिखा हुआ है। अभी हमें और दो कितने डिजिट चाहिए, 2 डिजिट चाहिए, तो 2 जीरोज में लगा दूंगा। तो ये देखिए 500 सेकंड जो है ये आपको मिल चुका है टाइम, किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। मैं चाहता हूं कि ये सेकंड जो है वो मिनट और सेकंड में चेंज हो जाए, कितने, मिनट्स और सेकंड में। तो इसके लिए आपको पता है ना कि क्या होती है कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको चेंज कर सकते हैं, अगर ना भी चेंज करें तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो फाइनली ये देखें, ये मिनट्स में बताया गया है, ये हम क्वेश्चन में बताएंगे अगर क्वेश्चन आता है कि किस तरह से सेकंड्स को मिनट में, यानी कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस इतना भी आंसर निकाल देंगे तो आपका आंसर ठीक होगा। तो डियर स्टूडेंट, हमारी एग्जाम्पल नंबर 4 भी फाइनली सॉल्व हो चुकी है। तो अब हम मूव कर सकते हैं हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ।
तरफ और हमने पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, हर क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करना है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आप हर क्वेश्चन को अच्छे से समझें, वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है, सारे पॉइंट्स, सारे डाउट्स आपके वो क्लियर हो सके। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है एक्सरसाइज 2.1 का, और इसकी स्टेटमेंट अगर आप नोट करें, समझें, तो यहाँ पर स्टेटमेंट भी आपको लिखी हुई नजर आ रही है। राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। अब देखें, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछें तो फिर भी आपसे ये डिमांड की जा सकती है। तो अब मैं इन क्वेश्चन को मैं दो तरीकों से करवाऊंगा। एक उस सेंस में आपको इन क्वेश्चन को करवाऊंगा कि जिसमें आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाए, और दूसरे तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन उस तरीके से करवाऊंगा जिससे आप डायरेक्टली जो है ना वो अपना एमसीक्यू सॉल्व कर सकें। मैं दोनों तरीकों से हर क्वेश्चन को करवाऊंगा, एक लेंथी तरीके से जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हेल्पफुल होगा, और एक डायरेक्ट मेथड जिससे आप अपना एमसीक्यू सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बेसिकली हमसे डिमांड ये की जा रही है कि आप ये जो नंबर हैं, इन नंबर्स को आप किस में चेंज कर दें, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दें। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो नंबर है फिर वो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, तो ये नंबर फिर किस नोटेशन में है? ये हमारे पास नंबर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये नंबर तो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें गिवन है, जिसको आप नोट कर रहे होंगे, मैं नंबर लिख रहा हूं। तो ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए है कि यहाँ पर हमें एक्सपोनेंट नजर नहीं आ रहा, इसके बाद हमें यहाँ पर 10 बेस भी नजर नहीं आ रही। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर है, इसको साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करना है। अब देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ, डायरेक्ट मेथड क्या है। ये देखें, ये नंबर है 0.3 जीरोस लगा दी, 53407। अच्छा, डायरेक्ट मेथड में पता क्या करना है आपने? आपने इस पॉइंट को कहाँ लगाना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के बाद। ये देखें, पॉइंट लगा दिया 5 के बाद, इसके बाद आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, फिर 10 लगाएंगे। अब देखिए इसके ऊपर पावर क्या होगी। पावर क्या होती है? जितने डिजिट्स आपने डेसिमल को मूव किया। ये देखिए 1 2 3 4, तो 4 डिजिट्स आपने मूव किया तो इसके ऊपर पावर +4 आ रही है। अब बात ये है कि क्या ये +4 होगी या -4 पावर होगी। तो मैं आपको यहाँ पर दोबारा डियर स्टूडेंट बता दूं कि पॉजिटिव पावर पता कब होती है? जब हम किस तरफ जाते हैं? राइट साइड। जी, जब हम मूव किस तरफ करते हैं? लेफ्ट साइड की तरफ। और नेगेटिव पावर कब होती है? जब हम मूव करते हैं राइट साइड की तरफ। तो देखिए हमारा जो डेसिमल है वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव नहीं कर रहा, राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर पावर जो है वो -4 हो जाएगी। अब ये हो गया आपका डायरेक्ट रिजल्ट या डायरेक्ट आंसर। ये डायरेक्ट मेथड है, ये आपका डायरेक्ट मेथड था जिसको मैंने आपको सोल्व करके दे दिया है। अब अगर यही क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो फिर उसको कैसे सोल्व करना है? तो देखिए ये स्टूडेंट, अब इस मेथड को समझिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए नंबर मेरे पास है 0.0053407। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि इस डेसिमल को रिमूव करना है। जब इसको डेसिमल को रिमूव करेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर में जो नंबर आएगा वो नॉन जीरो नंबर आ जाएंगे इस तरह से, और नीचे देखें पॉइंट के साथ 1, आगे जितने डिजिट्स उतनी जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जीरोस आप लगा देंगे। ये देखें कितनी जीरोस लगा देंगे? 8 जीरोस लगा देंगे, 5 6 7 और 8, ये आपने 8 जीरोस लगा दी। क्लियर हुआ? अब आप देखें तो 1 के साथ 8 जीरोस हैं, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि 10 रेज़ टू पावर कितनी पावर आएगी? 10 रेज़ टू पावर। तो ये देखें 10 के ऊपर जो पावर होगी जितनी जीरोस उतना एक्सपोनेंट। तो ये 8 जीरोस हैं, तो ये देखें हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 8 हो जाएगा। अब आप करना ये है कि आपने इसको ऊपर ले जाना है। तो जब आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो देखिए हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 53407 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -8। क्लियर हुआ? पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। अब क्या ये नंबर अभी भी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है या नहीं है? ये नंबर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। उसकी रीजन क्या है कि यहाँ पर 5 के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो पॉइंट अभी कहाँ पर है? पॉइंट अभी यहाँ पर एंड पर है। तो इस एंड से हमने इस पॉइंट को 5 के बाद लेकर आना है। तो ये देखें 5 के बाद मैं इस पॉइंट को लगाऊंगा, तो मेरे पास कितने डिजिट्स मैंने इस पॉइंट्स को मूव करवा दिया? 4 डिजिट्स मूव करवाया, 4 डिजिट्स लेफ्ट साइड की तरफ, तो पावर क्या आएगी? +4। जी, तो अब आप नोट कर सकते हैं। तो फाइनल जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट क्या होगा? 5.3407, और बेसिस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो -4। तो ये देखिए ये आंसर।
और हमारा ये वाला डायरेक्ट आंसर, दोनों आंसर क्या है, सेम है। तो ये वो तरीका होता है कि जब आपके पास क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो इस तरीके से अपने पूरे स्टेप्स के साथ आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। और अगर आपके पास डायरेक्ट एमसीक्यूज आ जाए तो फिर आप ये डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। तो अब मैं इसको रिमूव करूंगा ताकि हम सेकंड और थर्ड पार्ट जो है ना उनको भी सोल्व कर। अब देखिए मैं ये जो थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट वो मैं आपको नहीं करवाऊंगा, ये वाला, ये थर्ड पार्ट अब एग्जैक्ट फर्स्ट पार्ट के जैसा है, ये आप खुद करेंगे, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको नहीं करवा रहा। मैं आपको सेकंड और फोर्थ पार्ट जो है वो सॉल्व करवाऊंगा। तो अब हम सेकंड और फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट। तो इसके लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूं। तो ये देखिए मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट जो है उसको हम लिखते हैं। तो सेकंड पार्ट में नंबर है 5 3 जी डियर स्टूडेंट 4। अब 4 के बाद जो जीरोज है ना, अगर मैं काउंट करूँ तो मुझे 5 जीरोज नजर आ रही हैं, आप भी नोट करें। तो 5 जीरोज ये लें जी। अब ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड नोटेशन में है, इसको आपने चेंज करना है किस में, इसको अपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। डायरेक्ट तरीका बता दूं पहले, चलें जी डायरेक्ट तरीका देख लें। 5 3 4 5 जीरोज, ये 5 जीरोज आपको मिल गई। अब मुझे बताएं कि डेसिमल पॉइंट कहां पर है, एंड पर है, इसको कहां पर होना चाहिए, इसको 5 के बाद होना चाहिए। चलें जी मैंने 5 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो 5.34 ओके 10 लिखूंगा। अब मुझे बताएं कि मैंने कितने डिजिट्स मूव किया है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पावर आएगी, पावर नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, हम लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं। तो जब लेफ्ट साइड की तरफ जाएं तो पावर क्या होती है, पॉजिटिव होगी। क्या होगी डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव। तो ये आपके पास डायरेक्ट आंसर आपको मिल चुका है। अब मेरा काम डायरेक्ट आंसर फाइंड करना तो था, लेकिन उसके साथ अब हम इसको शॉर्ट क्वेश्चन की सेंस में भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जी तो मेरे पास सोल्यूशन में आप नोट करें तो नंबर है 5 3 4, इसके साथ जीरोज कितनी है, 5 जीरोज है, ये मैंने 5 जीरोज लगा दी। अब पता करना क्या है, आपने ये जो एंड वाली जीरोज है ना इनको सेपरेट कर लेना है। 5 3 4 मल्टीप्लाई बाय 1 के साथ इन जीरोज को आपने लिख देना है। तो ये मैंने 5 जीरोज 1 के साथ लिख दी। अब देखें 1 के साथ 5 जीरोज आ रही हैं, इसका क्या मतलब होता है कि 10 के ऊपर जो पावर है वो एक्सपोनेंट कितना होगा, 5 एक्सपोनेंट होगा। कितना डियर स्टूडेंट, 5 एक्सपोनेंट। अब आप नोट कर रहे होंगे कि ये नंबर अभी भी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। उसकी रीजन क्या है कि ये नंबर है 5 3 4, लेकिन हमने क्या कहा था कि ये नंबर 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि अब यहां पर अब हम लगाएंगे डेसिमल पॉइंट। क्या लगाएंगे डियर स्टूडेंट, तो अभी देखें डेसिमल पॉइंट एंड पर है, इसको हमने कहाँ लगाना है, इसको 5 के बाद लगाएंगे। तो ये देखें 5 के बाद मैं इस डेसिमल पॉइंट को पुट करूंगा। कितने डिजिट्स हमने मूव किया है, हमने 2 डिजिट्स जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया है, तो पावर +2 आएगी, और ये हमारे पास ऑलरेडी थी। अब आपको फाइनल आंसर मिल चुका है, दिस इज 5.34 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 7। तो देखें ये स्टूडेंट दोनों तरह से आपका जो आंसर है वो सेम आ रहा है। तो आप इन दोनों तरीकों से जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट देखें, उसको साइंटिफिक न्यूट्रिशन में चेंज करना है, नो प्रॉब्लम, वो भी हम कर सकते हैं। तो मैं देखें आपको इसको करके देता हूँ, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको देखकर परेशान नहीं होना। तो मैं फोर्थ पार्ट करूंगा, मैं थर्ड पार्ट आपको नहीं करवा रहा, वो आप खुद करेंगे जी, क्योंकि थर्ड पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट के इक्वल है, उसके जैसा है। ओके, तो ये देखें इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो मुझे पहले तो ये बताएं कि यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है वो सही लोकेशन पर है भी या नहीं है। तो ये आप नोट कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट है वो तो पहले ही सही लोकेशन पर है, उसको तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब हुआ कि हमने जो डेसिमल पॉइंट है ना तो उसको लेफ्ट साइड की तरफ लेकर गए हैं, ना उसको राइट साइड की तरफ लेकर गए हैं। तो हमने पॉइंट को मूव ही नहीं करवाया, ना हम लेफ्ट साइड की तरफ गए हैं ना राइट साइड की तरफ गए हैं। इसका मतलब है कि हमारे डेसिमल पॉइंट ने कोई भी डिजिट जो है वो क्रॉस नहीं किया, जंप नहीं किया। तो इसका मतलब है कि 10 के ऊपर पावर भी फिर कितनी होगी, 0 हो जाएगी। तो यही आपका आंसर है जिसको हमने सॉल्व करना था। तो देखें डियर स्टूडेंट, अगर आपका डेसिमल पॉइंट पहले ही नॉन जीरो डिजिट के बाद हो, यानी सही लोकेशन पर पहले ही से मौजूद हो, तो फिर 10 के ऊपर जो एक्सपोनेंट होता है वो 0 आ जाता है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था। आई होप डियर स्टूडेंट कि आपको अब इस क्वेश्चन नंबर 1 की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में अब क्या करना है कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 का रिवर्स प्रोसेस करना है। क्या था क्वेश्चन नंबर 1 में कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर गिवन थे, हमने उनको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में स्टैंडर्ड नोटेशन में नंबर गिवन है, उनको हम किस में चेंज करेंगे, स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर स्टेटमेंट रीड करें, वो कह रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन,
क्या आप इन नंबर्स को स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करें, क्योंकि ये नंबर हमें जो गिवन नजर आ रहे हैं, जो हमें गिवन है, ये साइंटिफिक नोटेशन में है। अब साइंटिफिक नोटेशन से अगर स्टैंडर्ड नोटेशन में अगर आपने क्वेश्चन को चेंज करना हो तो वो कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीका है, बहुत सिंपल मेथड है। आप इसको अंडरस्टैंड करें, समझें, तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब देखें, इन क्वेश्चन को सोल्व करने के भी हमारे पास दो मेथड है। कौन कौन से? एक वो मेथड है जिसमें आप डायरेक्टली जो है क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं एमसीक्यूज के लिए, ताकि आपका टाइम जो है वो कम आपका जो है वेस्ट हो या टाइम कम लगे, उसके लिए डायरेक्ट मेथड है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको उसको प्रॉपर सोल्व करके आंसर निकालना चाहिए। तो मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरीकों से आपको सोल्व करके दिखाऊंगा कि ये अब नंबर हमारे पास है किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट कि ये जो नंबर हमें गिवन है ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है। अब हमने इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करना है। अब कैसे किया जाता है ये समझे। देखें, आपके पास ये जो एक्सपोनेंट है वो -5 है। एक्सपोनेंट क्या है? -5। अगर आपके पास एक्सपोनेंट नेगेटिव हो ना, नेगेटिव, तो फिर आपने ये जो डेसिमल पॉइंट होता है उसको कहाँ मूव करवाना होता है? लेफ्ट साइड की तरफ। कहाँ मूव करवाएंगे? लेफ्ट साइड की तरफ आपने एक्सपोनेंट को मूव करवा देना है। ओके, अब देखें, एक्सपोनेंट ये है, इसको अब हमने इस तरफ लेकर जाना है, लेफ्ट साइड की तरफ। कितने डिजिट्स? अब ये सोचने वाली बात है, डिजिट्स कितने मूव करवाएंगे लेफ्ट साइड की तरफ? कितने डिजिट्स छोड़कर हम लेफ्ट साइड पर पॉइंट लगाएंगे? जितना एक्सपोनेंट होगा। तो एक्सपोनेंट है 5, 5 एक्सपोनेंट है, तो ये देखें 9, पहला डिजिट तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, 4 डिजिट्स हम और लगा देते हैं। ये देखें, हम आप अपनी तरफ से 4 जीरो लगा देते हैं। ले जी, ये देखें, अब वही डेसिमल पॉइंट जो पहले 9 के बाद था, अब 5 डिजिट बैक साइड पे चला गया है, लेफ्ट साइड की तरफ चला गया है। तो ये अब वो नंबर आपका किस में चेंज हो चुका है? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। देखिए, मैंने इसको डायरेक्टली जो है आपके सामने क्या कर दिया है, चेंज करके लिख दिया है। अब ये तो वो था ना कि जब एक्सपोनेंट नेगेटिव में आ जाए। एक्सपोनेंट कब हो, कैसा हो? नेगेटिव में हो। अब अगर ऐसा क्वेश्चन हो, जैसे ये आप देख सकते हैं लास्ट पार्ट, उसको भी मैं सोल्व कर देता हूं। 3.1415। अब इसमें एक्सपोनेंट पॉजिटिव एक्सपोनेंट है। अब अगर आपने डायरेक्टली इसको भी कॉमन नोटेशन में चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे, वो भी देखें। हमारे पास एक्सपोनेंट है +9, पॉजिटिव है ना। अगर एक्सपोनेंट आपके पास पॉजिटिव हो तो फिर आपने डेसिमल को राइट साइड की तरफ मूव करवाना है। किस साइड की तरफ? राइट साइड की तरफ। तो ये देखिए, डेसिमल को अब हम किस तरफ लेकर जाएंगे? राइट साइड की तरफ लेकर जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये देखिए 3, 1। अब कितने डिजिट्स राइट साइड की तरफ लेकर जाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, एक्सपोनेंट आपके पास क्या था? 9, तो 9 डिजिट्स आपने राइट साइड की तरफ लेकर जाना। ये देखिए 1 2 3 4 डिजिट्स तो पहले ही हमारे पास थे, 4 डिजिट्स, ये 4 डिजिट्स तो पहले ही लिखे हुए थे। फिर हमें अपनी तरफ से कितनी जीरोज और लगानी पड़ेंगी? हमें 5 जीरोज जो है वो खुद से लगानी पड़ेंगी। तो ये नंबर आपका क्या हो चुका है, किस में चेंज हो चुका है? कॉमन नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज हो गया। अब डेसिमल कहां पर है? अब डेसिमल एंड पर चला गया है। तो यहां पर देखें डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास एक्सपोनेंट पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो तो आपने डेसिमल को राइट साइड की तरफ मूव करवाना है। अगर आपके पास एक्सपोनेंट नेगेटिव एक्सपोनेंट हो तो आपने डेसिमल को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाना होता है। ये था डायरेक्ट मेथड दोनों तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का। एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो तब कैसे सोल्व करेंगे, एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तब कैसे सोल्व करेंगे। तो ये था डायरेक्ट मेथड जो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको इन क्वेश्चन को प्रॉपर सोल्व करके दिखाऊंगा। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट आपको नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट। इसके सॉल्यूशन की तरफ चले हम, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखिए 9.067 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 था। इसको सोल्व करने के लिए अगर आपके पास एक्सपोनेंट नेगेटिव एक्सपोनेंट हो तो आपने इसको डिनोमिनेटर में ले जाना है। तो मैं इसको जब डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? +5। अब 10⁻+5 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 1 के साथ कितनी जीरोज आएंगी जी, 1 के साथ कितनी जीरोज होंगी ये आपने मुझे बताना है। तो 1 के साथ अब जीरोज कितनी आएंगी डियर स्टूडेंट? 5 जीरोज आएंगी। तो अब देखिए, आपके पास 1 के साथ कितनी जीरोज आ रही हैं? 5 जीरोज आ रही हैं। तो आपने इस डेसिमल पॉइंट को किस तरफ मूव करवाना है? लेफ्ट साइड की तरफ 5 डिजिट्स मूव करवा देना है। तो ये देखिए, एक डिजिट तो 9 तो आपके पास पहले ही था, 9 पहले ही था, तो अब हमने 4 जीरोज और लगा देनी है। ये तो ये देखें, इस तरह से आपके पास ये नंबर किस में चेंज हो चुका है? ये नंबर अब आपका जी, तो ये नंबर अब आपका चेंज हो चुका है कॉमन नोटेशन में। तो ये कॉमन नोटेशन में आपको नंबर मिल गया है। ओके डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको एक ऐसा पार्ट करके तो दिखाऊंगा, जैसे मैं वो पार्ट लेता हूँ जिसमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट है। मैं फोर्थ पार्ट लेने लगा हूँ। अब फोर्थ पार्ट देखें तो इसको कैसे सोल्व करना है। तो ये देखें 3.1415 10⁻⁹।
अब अगर इस तरह का नंबर आ जाए तो इसको अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए यानी कंप्लीट मेथड के साथ अगर सोल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। 3.1415 10⁻⁹ है। तो देखें आपने क्या करना है, ये अब इस नंबर को इस वाले को डिनोमिनेटर में लेकर जाने की जरूरत नहीं है। उसकी रीजन क्या है कि एक्सपोनेंट पॉजिटिव है। डिनोमिनेटर में हम उस तरफ उस वक्त लेकर जाते हैं जब एक्सपोनेंट नेगेटिव हो। अब यहाँ पर पावर पॉजिटिव है तो इसको नीचे नहीं लेकर जाना, इसको आपने इधर ही रहने देना है। तो फिर सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व इसको अब हमने ऐसे करना है कि 3.1415 एज इट इज रहेगा। 10⁻⁹ है ना, तो 1 के साथ कितनी जीरोज आ जाएंगी, 9 जीरोज आ जाएंगी। ये आप नोट करें तो मैंने 6 जीरो लिख दी है, 7 8 और 9। अब आप देखें ये नंबर जो है ये मल्टीप्लाई, ये देखें यहाँ पर ये नंबर जो है वो डिवाइड हो रहा था, क्या हो रहा था, डिवाइड। और ये जो नंबर है अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। फर्क नजर आया आपको। तो जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल पॉइंट को राइट साइड की तरफ लेकर जाना है, और जब नंबर डिवाइड हो रहा है तो डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ लेकर जाना है। तो अब आप नोट करें तो ये अब आपने ये जो डेसिमल पॉइंट है ये वाला, इसको अब आपने कहाँ लेकर जाना है, इसको आपने इस तरफ लेकर जाना है, राइट साइड की तरफ। तो जब आप इसको राइट साइड की तरफ लेकर जाएंगे कितने डिजिट्स, जितनी जीरोज हैं 9 डिजिट्स। तो ये देखें 1 2 3 4 डिजिट्स तो पहले लिखे हुए हैं, तो कितनी जीरो और लगा देंगे, 5 जीरो आप और लगा देंगे। तो ये आपका जो नंबर है वो किस में चेंज हो चुका है, स्टैंडर्ड फॉर्म में या स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज हमने कर लिया है। तो देखिए ये स्टूडेंट इस तरह से सिंपल से क्वेश्चन थे जो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं, एमसीक्यूज के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। इसी तरह आप देखें तो आप देख रहे होंगे कि ये जो सेकंड पार्ट है ना, इसके 10 के ऊपर 0 पावर आ रही है, मतलब एक्सपोनेंट नेगेटिव भी नहीं है और एक्सपोनेंट पॉजिटिव भी नहीं है, बल्कि एक्सपोनेंट कैसा आ चुका है, एक्सपोनेंट 0 आ चुका है। तो फिर इसको कैसे सोल्व करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो देखिए जब आपके पास एक्सपोनेंट आ ही 0 जाए तो आपको पता है ना, किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 आ जाए तो उसका आंसर क्या होता है, 1। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 1। तो आपको जो नंबर मिलेगा, आंसर मिलेगा, वो क्या मिल जाएगा, 5.64 जो है ये आपका नंबर आ चुका है किसमें, स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट कंप्लीट हो रहा है। आई होप कि अब आपको साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करना भी क्लियर हो चुका है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें डियर स्टूडेंट, अगेन हमारे पास कुछ नंबर बता दिए गए हैं और वो कह रहे हैं कि जो नोटेशन इसके साथ मेंशन की गई है आप उस नंबर को उसी नोटेशन में क्या कर दें, चेंज कर दें। तो ये देखिए फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो वो कह रहे हैं कि ये जो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन गिवन है इसको साइंटिफिक नोटेशन में, मतलब इसको कंप्लीटली सोल्व करें और सोल्व करके जो आंसर आए उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दें। इसी तरह जो सेकंड पार्ट होगा, सेकंड क्वेश्चन होगा, उसको वो कह रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें, थर्ड वाले को साइंटिफिक में और फोर्थ वाले को स्टैंडर्ड फॉर्म में या स्टैंडर्ड नोटेशन में आपने चेंज करना है। तो यहाँ पर कैलकुलेटर एक तो आपके पास होना चाहिए, मैं भी कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी हमें जब हम इनको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो देखें डियर स्टूडेंट अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि सोल्व कैसे करना है, ठीक है। तो देखें हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है मैं उसको सोल्व करूंगा, तो उसके लिए मुझे इस क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। 5.63.71 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 2.54 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। अब देखिए ये स्टूडेंट यहाँ पर आप नोट कर रहे होंगे कि कुछ नंबर ऐसे हैं जो एक्सपोनेंट में हैं और कुछ नंबर ऐसे हैं जो एक्सपोनेंट में नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो एक्सपोनेंट में हमें टर्म नजर आ रही है ना, क्योंकि इनकी बेसिस सेम है तो पहले हम इनको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए 5.63.71 मल्टीप्लाई बाय 2.54 मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए ये दोनों बेसिस सेम है, दोनों की बेसिस सेम थी तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो 10 के ऊपर जो एक्सपोनेंट अब आपको मिलेगा तो देखिए -3 + 4, आंसर क्या होता है, +1 होता है। क्या होगा, +1। तो +1 जो है आपको एक्सपोनेंट मिल जाएगा। ओके, अब हमने इसको चेंज करना है किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको इन दोनों नंबर्स को इनको सोल्व करना है। अब सोल्व करने के लिए आपके पास होना चाहिए कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर से आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, मैं भी मल्टीप्लाई करता हूं, आप भी मल्टीप्लाई करें ताकि हम इसका आंसर फाइंड कर सके। तो देखिए 5.63 5 पॉइंट नहीं था, ये 563 था, इसको सेट कर लीजिएगा 563, ये ऊपर भी आप सेट कर लीजिएगा 563 जी 563.71 मल्टीप्लाई बाय 2.54। तो देखिए जब आप मैंने इनको सोल्व किया तो मुझे रिजल्ट मिल रहा है 1431.8
8234 8234 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 1। अब देखें जी, ये नंबर हमारे पास अभी तक भी स्टैंडर्ड नोटेशन में नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास ये जो डेसिमल पॉइंट है ये कहाँ पर होना चाहिए? ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो पॉइंट को हम 1 के बाद लगाएंगे। ये देखें आप, तो मेरे पास जो पॉइंट है वो कहाँ चला गया है? 1 के बाद। तो हमने कितने डिजिट्स मूव किया? 3 डिजिट्स हमने मूव किया, तो 10 के ऊपर पावर 3 आएगी। क्या ये +3 होगी या -3 होगी? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ लेकर जाते हैं तो पावर क्या होती है? +3 होगी। तो इस तरह से देखें डियर स्टूडेंट, अब आपके पास जो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा वो आंसर होगा 1.431823 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4। 4 कैसे आया? 3 और 1 को ऐड कर देंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? 4। तो यही वो फाइनल आंसर है फाइनल नोटेशन में जिसको आपने चेंज करना था। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है डियर स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में आप देखें तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि नंबर आपको गिवन है किसमें? नंबर आपको फ्रैक्शन में गिवन है और इसको फाइनली जो इसका आंसर आपने फाइंड करना है वो किसमें करना है? स्टैंडर्ड नोटेशन में। स्टैंडर्ड नोटेशन में। स्टैंडर्ड नोटेशन में इसका आंसर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं। 0.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर +3। तो देखिए डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएंगे तो -3 +3 में चेंज हो जाएगा, एक्सपोनेंट वो चेंज हो जाएगा। अब जब आपने इसको सोल्व किया तो 0.023 आएगा और साथ में देखें बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो हमें पावर क्या मिल जाएगी? हमें पावर मिल जाएगी 10 रेज़ टू पावर 8। अब बताइए क्या ये नंबर जो है स्टैंडर्ड नोटेशन में है? नहीं है। ये नंबर स्टैंडर्ड नोटेशन में नहीं है। तो इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये नंबर देखें 10 रेज़ टू पावर 8 है, तो इसका मतलब है कि इसमें 1 के साथ ज़ीरोज़ कितनी होंगी? 1 के साथ 8 ज़ीरोज़ हैं। ये स्टूडेंट कितनी ज़ीरोज़ हैं? ये मैंने 8 ज़ीरोज़ लगा दी। अब हमारा जो ये जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा या राइट साइड की तरफ? तो हमारा ये डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट साइड की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। कितने डिजिट्स? 8 डिजिट्स। ये देखिए 1 2 3 3 डिजिट्स तो पहले ही मौजूद थे, तो कितने डिजिट्स और लगा देंगे? कितनी ज़ीरोज़ और लगाएंगे? 5 ज़ीरोज़ हम और लगा दिया हमने। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, ये हमारा जो नंबर है वो किसमें चेंज हो चुका है? हमारा ये स्टैंडर्ड नोटेशन में ये नंबर चेंज हो चुका है। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है ना वो भी आपने इसी मेथड को यूज करते हुए हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने सॉल्व करके देता हूँ ताकि आपके जो डाउट्स हों वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं। तो यहाँ से अब आप देखें तो मेरे पास जो थर्ड पार्ट है पहले मैं उसको सॉल्व करूंगा। तो थर्ड पार्ट जो है उसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं डियर स्टूडेंट। वो हमारे पास है 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3। ये अब आपके पास न्यूमरेटर में नंबर है और डिनोमिनेटर में है 10 रेज़ टू पावर +3। ओके, अब आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इस टर्म को मैं ऊपर लेकर जाता हूँ। तो देखिए 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3 और ये जो डिनोमिनेटर में था ये भी ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। अब करना क्या है? बेसिस सेम है तो आपने क्या करना है? इनके एक्सपोनेंट्स को आपने ऐड कर देना है। तो देखें -3 ये क्या आपके पास आएगा? -6 आ जाएगा, -6। तो क्या अभी भी ये नंबर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को अभी हमने मल्टीप्लाई करना है। तो कैलकुलेटर आपके पास है, मैं भी कैलकुलेटर से आपको मल्टीप्लाई करके देता हूँ डियर स्टूडेंट। तो जब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो मुझे जो आंसर मिला है वो मिला है 12915.783 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6। तो क्या ये नंबर अभी भी साइंटिफिक नोटेशन में है या नहीं है? तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। तो कैसे होगा? जब ये डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आ जाए? 1 के बाद आ जाए। कहाँ पर आए? 1 के बाद। तो 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने ये 1 के बाद पॉइंट लिखा। तो कितने डिजिट्स हमने मूव किया है? ये आप नोट करें तो 4 डिजिट्स जो है वो हमने मूव किया है लेफ्ट साइड की तरफ। तो +4 एक्सपोनेंट आएगा, साथ में 10 रेज़ टू पावर -6 भी तो था। तो जब आपने इनको सोल्व किया तो सोल्व करने से जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? 1.291573 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -2। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड साइंटिफिक नोटेशन नंबर। तो ये वो नंबर था
जिसको हमने फाइंड करना था किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। आई होप कि आपको समझ आ चुकी है डियर स्टूडेंट। अब हम मूव करते हैं हमारे लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखें फोर्थ पार्ट, 0.0009988 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10। अब इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करना है, बहुत आसान है। स्टैंडर्ड नोटेशन में अगर इसको आपने चेंज करना है ना, तो इसको कैसे करेंगे, मैं लिखूंगा 0.00998। अब देखिए 10⁻10 है ना, तो 1 के ऊपर कितनी जीरोज आएंगी, 1 के साथ 10 जीरोज आएंगी, 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 जीरोज है 1 के साथ, तो ये हमारे पास 10 जीरोज आ चुकी है ना 1 के साथ। तो अब हमने इसको जो नेक्स्ट हमारा जो प्रोसीजर होगा वो कैसे सोल्व करना है हमने इसको। तो देखें अब हमने 1 के साथ 10 जीरोज लगा दी, 10 जीरोज हमने पुट कर दी हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर वो ये होगा कि हमने देखना है कि ये नंबर जो है, ये वाला नंबर जो है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो अब हम पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ लेकर जाएंगे या राइट साइड की तरफ। तो जब ये नंबर जिसमें 1 के साथ जीरोज होती हैं, जो 10 के मल्टीपल नंबर होता है, वो अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो ना, तो फिर डेसिमल पॉइंट को राइट साइड की तरफ लेकर जाना होता है स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो ये देखो हम 10 डिजिट्स राइट साइड की तरफ लेकर जाएंगे। तो आप नोट करें 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स तो पहले ही मौजूद थे। तो 7 डिजिट्स तो पहले ही मौजूद थे, तो फिर हमें और कितनी जीरोज लगानी पड़ेंगी, हमें सिर्फ 3 जीरोज और लगानी है। तो यही हमारा नंबर जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट। आई होप कि आपको समझ आ चुकी है। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। देखें डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारे पास डेली लाइफ से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, जो हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम कह लें, जिनका हम सामना करते हैं। तो वो इस तरह की एक प्रॉब्लम में क्वेश्चन गिवन है, और वो कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हम स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन के स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। वो कह रहे हैं कि इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड्स टू रिसाइट कलमा पाक वंस, कह रहे हैं कि कलमा पाक जो है उसको रिसाइट करने में 5 सेकंड्स अगर एक दफ़ा लग रहे हैं, हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स। वो कह रहे हैं कि अगर आप एक दफ़ा कलमा पाक पढ़ने में 5 सेकंड जो टाइम लग रहा है, तो फिर 1 मिलियन टाइम्स कलमा पाक उसको रिसाइट करने में कितने घंटे लगेंगे। देखिए सेकंड नहीं उसने बोला, उसने कहा कि कितने घंटे लगेंगे। इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर होगा, जो सेकंड में आएगा, उसको घंटों में चेंज करना है, फिर हमें पता चलेगा। तो पहला तो हमारे क्वेश्चन का ये पार्ट है, तो पहले हम इस पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मिलियन में कितनी जीरोज होती हैं। तो 1 मिलियन में हमारे पास जो 1 मिलियन होता है वो बेसिकली हमारे पास उसमें 10 जो है उसको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है। इसका मतलब है कि 10 रेज़्ड टू पावर 6, 1 के साथ 6 जीरोज हमारे पास आती हैं 1 मिलियन में। अब देखें टाइम टेकन टू रिसाइट कलमा 1 टाइम या एट वंस, ऐसे बोल सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, टू रिसाइट कलमा पाक एट 1 टाइम। तो हमारे पास जो टाइम होगा वो क्या होगा, टू रिसाइट कलमा पाक एट 1 टाइम, 1 टाइम जी, 1 टाइम जो है कलमा पाक उसको रिसाइट करने में जो टाइम टेक्स, हम लिख सकते हैं 1 टाइम जी। तो टेक्स टाइम, तो उसमें जो टाइम हमें लग रहा है, जो हम टाइम ले रहे हैं, वो टाइम कितना ले रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वो हम ले रहे हैं 5 सेकेंड्स। ओके, हमने 5 सेकेंड्स लिए हैं एक बार कलमा पाक को रिसाइट करने में, तलावत करने में। तो फिर मुझे बताएं, टू रिसाइट कलमा पाक, टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम, कितना, 1 मिलियन टाइम। तो 1 मिलियन टाइम रिसाइड करने में कितना टाइम लगेगा जी, तो टेक्स टाइम। तो आप मुझे बताएं हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। ये देखिए वही कॉन्सेप्ट, वही एग्जांपल आ रही है कि अगर आपके पास एक बैग जो है उसकी प्राइस आपके पास 500 रुपीज़ है, तो फिर बताएं 30 बैग्स की प्राइस क्या होगी। तो इसका मतलब है कि 1 बैग की प्राइस को हम 30 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दे। तो यही कॉन्सेप्ट आपने इधर भी यूज करना है। तो फिर क्या करेंगे हम, तो हमारे पास जो 1 टाइम की जो वैल्यू होगी, 1 टाइम का जो 1 एक दफा रिसाइड करने का जो टाइम है, जो कि 5 सेकंड है, उसको 1 मिलियन के साथ हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो इतने सेकंड्स लगेंगे 1 मिलियन टाइम्स कलमा पाक को रिसाइट करने में। लेकिन हमने टाइम सेकंड में नहीं फाइंड करना था, हमने टाइम फाइंड करना है किसमें, आवर्स में। तो हमें पता है कि 1 आवर जो होता है, 1 आवर्स
1 आवर्स में सेकंड्स कितने होते हैं? 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। कितने? 3600 सेकंड। तो इसका मतलब है कि यही हमारी जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू आवर्स में कैसे आएगी? तो फिर हम 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ? 3600 के साथ। तो देखें, जब आपने इसको डिवाइड किया, 5 को 3600 से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये डियर स्टूडेंट, तो लेट्स सपोज, हाँ, इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, ये 36 इसको सेपरेट कर लें और 100 को सेपरेट कर लें। तो 100 का मतलब क्या होता है? 10⁻2। देखिए, 100 को 36 से मल्टीप्लाई किया 3600 आएगा। तो आपने 36 सेपरेट कर लिया और 100 सेपरेट कर लिया। अब ये जो है इस नंबर को ऊपर ले जाएं, तो 5/36 ऐसा ही है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 -2 ऐसा ही है। बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब फाइनल जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ डियर स्टूडेंट। तो देखिए, 5 जो है उसको 36 से डिवाइड करें, तो मैंने डिवाइड किया है, मुझे जो आंसर मिला है ना वो मिला है 0.1389 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4। तो ये देखिए, अब हमारे पास जो टाइम ऑफ रेसिटेशन है, 1 मिलियन टाइम्स ऑफ रेसिटेशन जो है वो ऑर्स में जो है वो हमारे पास टाइम आ चुका है। अब हमारे पास क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या था, ये भी तो हमने देखना है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या था कि कन्वर्ट ऑर्स इनटू डेज। तो वो ये जो घंटों में जो आपको आंसर मिल चुका है, इसको आप डेज में चेंज करें और जो आपका आंसर होना चाहिए वो किस में होना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। किस में होना चाहिए डियर स्टूडेंट? स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब टाइम जो है ना वो हमने फाइंड कर लिया है किस में? ऑर्स में। किसका? किसका टाइम? रेसिटेशन ऑफ कलमा पाक का टाइम हमने फाइंड कर लिया है ऑर्स में, जो कि हमें नजर आ रहा है। अब हमने इसको चेंज करना है डेज में। तो हमें पता है कि 1 डे जो है उसमें ऑर्स कितने होते हैं? 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो नंबर होगा, इस नंबर को हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ? इसको हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ? 24 के साथ। ये नहीं डियर स्टूडेंट। अब देखिए, अब आपके पास ये जो आंसर आ रहा है ये अब आ रहा है डेज में। किस में आ रहा है? डेज में आ रहा है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करनी है तो बहुत आसान काम है कि 0.1389 इन दोनों नंबर को आप क्या कर दोगे? डिवाइड कर देंगे। इन दोनों नंबर को जब डिवाइड करेंगे तो जो मेरे पास रिजल्ट आएगा डियर स्टूडेंट, वो रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो आपने जब इन दोनों नंबर्स को डिवाइड किया जी, तो डिवाइड करने से देखें आपके पास जो रिजल्ट मिलेगा डियर स्टूडेंट, वो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास आ जाएगा। या फिर देखें, ये जो न्यूमरेटर में नंबर है पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लीजिए, ज़्यादा आसान है। ये देखिए 10⁻4 है, तो ये डेसिमल पार्ट जो है, डेसिमल पॉइंट जो है वो किस तरफ मूव करेगा? 4 डिजिट्स राइट साइड की तरफ मूव करेगा। तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1389। और नीचे क्या था? 24। तो पॉइंट यहाँ पर एंड पे आ गया। देखिए 4 डिजिट्स हमने राइट साइड की तरफ मूव करवा दिया है। अब आप देखें तो सोल्व करें, इसको चेक करें, इनको डिवाइड करके देखें तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट क्या होगा? इनको डिवाइड किया तो डिवाइड करने से जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है डियर स्टूडेंट, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो वो मेरे पास होगा 58 डेज। तो ये वो रिजल्ट था जिसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करना था। तो देखिए ये स्टूडेंट, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उस क्वेश्चन नंबर 4 को हमने सॉल्व कर लिया है। बहुत सिंपल सा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 4 की कंप्लीट और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 5, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप उस क्वेश्चन को भी अंडरस्टैंड करें। लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। देखिए ये स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज। तो यहाँ पर हमें बेसिकली डिस्टेंस बता दिया गया है बिटवीन द सन एंड अर्थ, और वो डिस्टेंस हमारे पास है माइल्स में। इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली, और यहाँ पर हमें स्पीड ऑफ लाइट जो है उसके बारे में भी बता दिया गया है, इंफॉर्मेशन गिवन है माइल्स पर सेकेंड। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है उस डाटा में हमें डिस्टेंस वो गिवन है और साथ में स्पीड ऑफ लाइट वो भी हमें गिवन है। हाउ लॉन्ग डज, यहाँ पर बेसिकली हमने टाइम फाइंड करना है किसके लिए? लाइट के लिए। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ। तो हम वो टाइम फाइंड करना चाहते हैं कि वो कितना टाइम होगा जिस टाइम में जो लाइट है वो सन से अर्थ तक अप्रोच करेगी। कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स, राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो वो कह रहे हैं कि जो आपका क्वेश्चन है जो होगा, जो आंसर होगा, उसको आपने मिनट्स में भी चेंज करना है, यानी कि अपना जो टाइम है उसको मिनट्स में चेंज करना है, और फिर जो आपका फाइनल आंसर होना चाहिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन नंबर 5, तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट,
क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तो इन्फॉर्मेशन में हमें जो डाटा गिवन है उस डाटा में सबसे पहले हमें डिस्टेंस गिवन है, तो हम डिस्टेंस लिखते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ विच इज 9.322600 मल्टीप्लाई बाय 7 10⁻⁷ माइल्स। तो ये बेसिकली हमें डिस्टेंस बता दिया गया है बिटवीन द सन एंड अर्थ। इसके साथ साथ हमें स्पीड ऑफ लाइट वो भी गिवन है, तो स्पीड इज ऑल्सो गिवन विच इज इक्वल टू, तो स्पीड देखें डियर स्टूडेंट 1.86, साथ में हमारे पास 3 जीरोज आ रही हैं, मल्टीप्लाई बाय 10⁵ माइल्स पर सेकेंड। तो माइल्स पर सेकेंड, तो ये हमें क्या बता देगी या डियर स्टूडेंट्स, ये हमें बता दी गई है स्पीड ऑफ लाइट। ओके, अब डिस्टेंस और स्पीड गिवन है और अब हमने फाइंड करना है टाइम। अब टाइम फाइंड करने के लिए वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ टाइम, we know that the formula of time is, we know that the time is equal to distance divided by speed। तो डिस्टेंस जो है उसको आप स्पीड के साथ डिवाइड कर दें, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। अब देखें डियर स्टूडेंट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देखें आप, मैंने डिस्टेंस और स्पीड उन दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब जब मैंने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया है तो अब आप नोट करें, तो यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर में भी डेसिमल नज़र आ रहा है हमें और डिनोमिनेटर में भी डेसिमल है। तो हमने क्वेश्चन को, जो हमारा सोल्यूशन होगा उसको हमने चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हम इन डेसिमल को रिमूव करते हैं। अब देखें डियर स्टूडेंट, जब आप डेसिमल्स को रिमूव करने जाते हैं तो क्या करेंगे, ये देखें आप नोट करें, मैं क्या करूंगा, कैलकुलेशन में चेक कीजिएगा। ये जब डेसिमल में रिमूव करूंगा तो ऑब्वियसली मैं नीचे 1 लिखूंगा और इसके साथ आगे जितने डिजिट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब है कि 1 के साथ मैं 7 जीरोस जो है वो मैं पुट कर दूंगा। तो ये मैं किस लिए पुट कर रहा हूँ कि न्यूमरेटर में जो डेसिमल है मैं उसको क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब आप नोट करें, जो न्यूमरेटर में डेसिमल था वो रिमूव हो चुका है। अब वो हमारे पास नंबर इस तरह से चेंज हो जाएगा। देखें, अब मेरे पास न्यूमरेटर में डेसिमल हुआ रिमूव। ओके, इसी तरह ये जो डिनोमिनेटर में जब डेसिमल को रिमूव करेंगे आप, तो ऑब्वियसली इसका डिनोमिनेटर के, इस नंबर के डिनोमिनेटर में आंसर आएगा। तो ये देखें, मैं क्या लिखूंगा, 186,000। तो इसका डिनोमिनेटर में जो नंबर आएगा वो आएगा 1 और इसके आगे जीरोज कितनी आएंगी डियर स्टूडेंट, 5 जीरोज आ रहेंगी। इस तरीके से आपने क्या लिख देनी है, 5 जीरो। अब मैं चाहता हूं कि ये क्यों ना मैं इस नंबर को इस तरह ऊपर ले जाऊं, ऐसे लेकर लिखा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में नंबर हो तो वो न्यूमरेटर में चला जाता है। तो मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं इस नंबर को, ये वाला जो नंबर मुझे नजर आ रहा है, इस नंबर को मैं न्यूमरेटर में लिख दूंगा। तो इस तरीके से मैं इसको रिमूव कर देता हूं और मैं क्या करता हूं कि मैं इस पॉइंट को रिमूव करने से जो मुझे आंसर मिल रहा है उसको मैं इस तरह यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो ओके डियर स्टूडेंट, अब आई होप कि अब आपको समझ आ चुकी हैं कि ये नंबर या वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं, और ये डिनोमिनेटर में 10⁻5 जो था इसको मैंने एज इट इज पुट कर दिया, ये वाले नंबर को। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कि अब हम नेक्स्ट हमने क्या करना है। ओके, अब आप नोट करें, तो ये वाला जो नंबर है और ये वाला नंबर, इसको हम 10⁻पावर में भी तो लिख सकते हैं ना, 10 की पावर में। तो ये देखिए 93225600 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7, 10⁻7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5। इसी तरह डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो 186,000, तो ये आप नोट करें तो 10⁻7 है और ये 10⁻5 है। ओके डियर स्टूडेंट, तो आई होप कि अब आपको समझ आ चुकी है कि हमने इन नंबर्स को, इन वैल्यूज को किस तरह से लिखा है। अब आप करेंगे क्या, अब आपने करना ये है कि ये जो 10 बेस में आपको जितने भी नंबर नजर आ रहे हैं, ये दोनों नंबर्स, इनको आप क्या करेंगे, इनको आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो जब आप इनको न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं, न्यूमरेटर में लिखेंगे, तो देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 93225600 डिवाइडेड बाय 186,000। तो ये देखें 10⁻7 10⁻5, ये तो पहले ही ऑलरेडी थे। तो अब आप नीचे वाले नंबर को भी लेकर जाएंगे, तो ये देखें इस तरीके से जब आप इन सब को, नीचे वाले नंबर को भी ऊपर लेकर जाएंगे, ये दोनों को, तो इनकी एक्सपोनेंट के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो फाइनली देखें अब आपको जो रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ डियर स्टूडेंट। तो ये देखें 2 जीरो से कैंसिल, तो पीछे रह जाएगा 932256 और डिनोमिनेटर में है 1860। ओके, और ये देखें इन सब के एक्सपोनेंट्स को आप सम कर दें, तो +7 + 5 -7 -5
5। तो जब आप इनको सोल्व करेंगे तो 7 7 से कट जाएगा, 5 5 से कट जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 9 3 2 2 5 6 डिवाइडेड बाय 1860 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 0। तो फाइनल देखें डियर स्टूडेंट, अब आपने इन दोनों नंबर को, इस फ्रैक्शन को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने से जो मुझे आंसर मिल रहा है वो आंसर मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा, और वो आंसर मुझे मिलेगा 501.21 जी 0.2129, और ये हमारे पास जो आंसर है ये हमारे पास 1 हो जाएगा। 10 रेज़्ड टू पावर 0 का मतलब क्या होता है, 10 के ऊपर पावर 0 आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 रिजल्ट आ जाएगा। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, ये अब हमारे पास जो आंसर आ रहा है ना, ये आंसर आ रहा है सेकंड्स में। कितने में आ रहा है, सेकंड्स में आंसर मिल रहा है। बट हमने जो आंसर चेंज करना है, जो हमने आंसर लेकर आना था, वो किस में लेकर आना है, वो हमने लेकर आना है मिनट्स में। सो वी नो दैट कि 1 मिनट में सेकंड्स कितने होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स। कितने सेकंड्स, 60 सेकंड्स। तो जो हमारा आंसर आ रहा है, उस आंसर को अब हम किससे डिवाइड कर देंगे, उसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे। तो इस नंबर को जब आप 60 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली जो आपको रिजल्ट मिलेगा डियर स्टूडेंट, वो रिजल्ट क्या होगा, वो रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो होगा 8.35 मिनट्स। तो ये अब आपके पास वो टाइम मिल चुका है कि जिस टाइम में हमारी जो लाइट है वो सन से अर्थ तक अप्रोच करेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का ये आंसर हमें फाइंड करना था डियर स्टूडेंट। तो आई होप कि अब आपको इस लास्ट क्वेश्चन की, हर स्टेप की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो रही है और हमारी वीडियो भी एंड हो रही है। तो हमारा यही टारगेट था कि हमने 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करना था, इसके सब क्वेश्चन को कंप्लीट करना था, जो हम कर चुके हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू एक्सरसाइज के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।